हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत्की का पहला अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, आवेश कूलाम का नियम, वो खत्म कर चुके हैं। ठीक, लेक्चर 11 लेक्चर उसको हमने खत्म किया। ठीक है, अच्छा, कल हमने अगला अध्याय शुरू किया था, अध्याय 2 वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हमने आपको एक लेक्चर पढ़ाया था। उस लेक्चर का नाम था लेक्चर नंबर 12। उसमें हमने आपको वैद्युत क्षेत्र बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र के मात्रक, विमा, दिशा कैसे व्यक्त करते हैं, ये सब हमने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं लेक्चर नंबर 14 पर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसी अध्याय को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लिख रहे हैं अगली हेडिंग पहले आपको समझा दें, परीक्षण धन आवेश। परीक्षण धन आवेश, ठीक, इसकी अंग्रेजी होती है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। परीक्षण धन आवेश, इसकी अंग्रेजी है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आप इसको समझिए कि परीक्षण धन आवेश क्या होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे बात करें कूलाम के, कूलाम ये आपके कूलाम है। अब कूलाम को जो है इस अध्याय में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट या बहुत सारे प्रयोग करने थे कूलाम को। तो कूलाम को प्रयोग करने के लिए एक आवेश की जरूरत थी। भाई कोई भी प्रयोग करेंगे तो आवेश को लेकर के ही काम करेंगे ना। तो कूलाम को बहुत सारे प्रयोग करने के लिए एक आवेश की जरूरत थी। तो कूलाम ने सोचा, मतलब कल्पना की, अभी केवल सोच रहे हैं बस, कूलाम ने कल्पना की, केवल सोचा कि काश मेरे पास एक ऐसा, काश मतलब अगर ऐसा होता, काश मेरे पास एक ऐसा आवेश होता जिसमें बहुत सारी क्वालिटी होती, उसी को लेकर के हम अपना सारा एक्सपेरिमेंट करते तो कितना अच्छा होता। तो कूलाम ने सोचा कि काश मेरे पास एक ऐसा आवेश होता जिसमें बहुत सारी क्वालिटी होती। कौन कौन सी क्वालिटी होती? देखिए सबसे पहले वह बिंदुवत होता, बिंदुवत। सबसे पहले वह क्या होता? बिंदुवत होता। दूसरी बात वह धनावेश होता। तीसरी बात उसका अपना वैद्युत क्षेत्र ना होता, उसका अपना वैद्युत क्षेत्र ना होता, केवल कूलाम सोच रहे हैं बस, उसका अपना वैद्युत क्षेत्र ना होता। ठीक, उसके बाद वह किसी दूसरे आवेश पर बल ना लगाता, वह किसी दूसरे आवेश पर बल ना लगाता, दूसरे आवेश पर बल ना लगाता, लेकिन दूसरे आवेश के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता, लगाए गए बल का क्या करता? अनुभव करता। ठीक है, अगर ये क्वालिटी किसी आवेश में हो जाए तो मैं उसी को लेकर के अपना सारा एक्सपेरिमेंट, सारा प्रयोग करूंगा। तो जितनी ये सारी क्वालिटी जिस आवेश में होगी उसी को नाम दिया गया परीक्षण धन आवेश। ये है परीक्षण धन आवेश का कंसेप्ट। एक बार फिर से, कूलाम को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने थे, उन्हें एक आवेश की आवश्यकता थी। कूलाम ने सोचा कि काश मेरे पास एक ऐसा आवेश होता जिसमें बहुत सारी क्वालिटी होती, वह बिंदुवत होता, उसके बाद धनात्मक होता, धनावेश का मतलब धनात्मक ले लिया, बिंदुवत होता, उसके बाद धनात्मक होता, उसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र ना होता, वह किसी दूसरे पर बल ना लगाता, ठीक है, लेकिन दूसरे के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहेंगे परीक्षण धन आवेश। इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे सपोज कर लिया, ठीक है, जैसे मेरी कोचिंग चल रही है, मुझे एक कर्मचारी की आवश्यकता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा सारा काम होगा, मैं अकेला हूँ, अकेले सब काम नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ काश मेरे पास एक ऐसा कर्मचारी होता जो बिंदुवत मतलब फुर्तीला, दुबला पतला फुर्तीला होता, धनात्मक मतलब ईमानदार होता, उसका अपना वैद्युत क्षेत्र ना होता। इसका मतलब कि जब वो मेरे पास काम करने आए तो अपने परिवार वालों, घर वालों से दूर रहे, यहाँ पे लफड़ा ना फैलाए। ठीक, वह किसी दूसरे पर बल ना लगाए, इसका मतलब वह किसी और के संपर्क में ना जाए, केवल मेरा ही काम करे। ठीक है, लेकिन दूसरे आदेश के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करे। लेकिन अगर कोई उसको
भड़काता है या कोई इसको मारता पीटता आकर के मुझको बताए। तो ये सारी क्वालिटी जिसके अंदर हो जाएगी उसी को मैं कर्मचारी रखूंगा। तो जैसे हम सोच रहे वैसे किसने सोचा, कूलाम ने सोचा। अब आप एक काम करिए, इन्हें सभी को मिला दीजिए। इन सभी को मिलाने से जो परिभाषा बनेगी वही आपका परीक्षण धनावेश है। मैं परिभाषा बोल रहा हूं, रटने का प्रयास करिए। परिभाषा बोल रहा हूं, वह बिंदुवत धनात्मक आवेश जिसका अपना वैद्युच्छेद नहीं होता, जो अन्य आवेशों पर बल आरोपित नहीं करता लेकिन किसी दूसरे आवेश के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता है, उसी को परीक्षण धनावेश कहते हैं। रट गया होगा, अंतिम बार बोला। वह बिंदुवत धनात्मक आवेश जिसका अपना वैद्युच्छेद नहीं होता, जो किसी दूसरे आवेश पर बल नहीं लगाता लेकिन किसी दूसरे आवेश के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता है, क्या कहते हैं, परीक्षण धनावेश कहते हैं। अब आइए सबको मिलाकर के परिभाषा आपको बना करके लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिए। तो आपने क्या सीखा, अब आज के बाद आपको कोई भी प्रयोग करना हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, किसको लेके करोगे, परीक्षण धनावेश को लेकर करोगे, क्योंकि ईमानदार है ये। परिभाषा में लिख रहा हूं, वह या हम ऐसे कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा माहौल बना ले, ठीक है। परिभाषा की बात लिखेंगे, पहले आपको बताते हैं कूलाम ने विभिन्न प्रायोगिक अध्ययन के लिए एक आवेश की कल्पना की। अध्ययन के लिए एक आवेश की क्या की, एक आवेश की कल्पना की, जिसे परीक्षण धनावेश कहते हैं, जिसे परीक्षण धन आवेश कहते हैं, ठीक है। इसके जिसके अनुसार चलिए अब हम आपको परिभाषा बताने जा रहे हैं। तो हमने आपको ऐसे बताया कि कूलाम ने विभिन्न प्रायोगिक घटनाओं, प्रायोगिक अध्ययन के लिए ठीक एक आवेश की कल्पना की, जिसे परीक्षण धनावेश कहते हैं, जिसके अनुसार। अब मैं परिभाषा बता रहा हूं, वह बिंदुवत धनात्मक आवेश जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, जो किसी अन्य आवेश पर बल आरोपित नहीं करता, लेकिन दूसरे आवेश के द्वारा लगाए गए तो लेकिन दूसरे आवेश के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता है, परीक्षण धनावेश कहते हैं। करता है क्या कहते हैं, परीक्षण धन आवेश कहते हैं, परीक्षण धन आवेश कहते हैं। ये है परीक्षण धनावेश की परिभाषा, ठीक है। अब आइए इसके बारे में एक एक करके आपको हम जानकारी बताएं, देखिएगा ध्यान से। ज्यादा नहीं, बस केवल एक दो पॉइंट बढ़िया से नोट कर लीजिए, रख जाइए, इसलिए हमने आपको अलग से बता दिया, ठीक है, ताकि बार बार यह एक नाम लिया जाएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं परीक्षण धनावेश। सबसे पहला पॉइंट, परीक्षण धन आवेश को Q0 से लिखते हैं। परीक्षण धन आवेश को किससे लिखते हैं, Q0 से लिखते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि परीक्षण धन आवेश
काल्पनिक आवेश होता है, केवल काल्पनिक आवेश होता है, वास्तविक नहीं। केवल काल्पनिक आवेश होता है, वास्तविक नहीं। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो परीक्षण धनावेश है ये केवल काल्पनिक आवेश होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, इसी को लेकर के हम एक कल्पना कर लेते हैं, उसी को लेकर के हम लोग अपना पूरा काम करते हैं। चलिए, परीक्षण धनावेश का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर आपको प्रयोग करना है तो आप किसको लेके करेंगे? Q0 को लेके करेंगे। क्लियर है? चलिए, परीक्षण धनावेश आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग अध्याय का पहला निगमन हम लोग करने जा रहे हैं। पहला निगमन की शुरुआत हो रही है। अभी तक आपने देखा होगा आवेश गुना कूलाम के नियम में कोई भी डेरिवेशन या कोई भी निगमन नहीं था। समझ गए? एक छोटा सा कूलाम का नियम था, उसी पर दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स थे बस। ठीक है, अब यहाँ से निगमन का दौर शुरू हो रहा है। तो पहला निगमन हम लोग करने जा रहे हैं, हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण। पहले निगमन की हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण। किसी बिंदु पर उत्पन्न बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अध्याय का पहला निगमन है ये। ठीक है, अब आप आराम से इसको समझिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंग्रेजी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, एट द पॉइंट। ठीक, चलिए अध्याय का पहला निगमन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु आवेश Q है। मान लेते हैं माना कोई बिंदु आवेश कौन है? Q है, जो निर्वात में A पर रखा। माना कोई बिंदु आवेश Q है जो निर्वात में A पर रखा है। अब आप बताइए, अभी कल ही की बात है, यह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसका वैद्युत क्षेत्र हर जगह अलग अलग होगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। तो आज हमें इसके वैद्युत क्षेत्र के मान की गणना करनी है, और मान को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो कोई एक जगह मान लो ना, कहां इसका वैद्युत क्षेत्र निकालोगे? ये तो हर जगह उत्पन्न कर रहा है, यहां कर रहा है, यहाँ हर जगह कर रहा है। तो हम कोई एक जगह मान लेते हैं, वहीं पर इसके वैद्युत क्षेत्र के मान की या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोग गणना करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि माना इससे स्मॉल r दूरी पर, माना इससे कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। माना इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर इसके वैद्युत क्षेत्र के मान की या इसके वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। मतलब सीधी भाषा में कहें, ये वाला यहां पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसका मान कितना होगा, इसी बात की हमें क्या करनी है? गणना करनी है। बताओ क्या मानोगे? निगमन करते समय आपको पता है पहले मानना पड़ता है। जब तक माना नहीं लिखोगे आपको कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा। क्या मानेंगे? माना कोई बिंदु आवेश Q निर्वात में A पर स्थित है। माना इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। आइए इसको मान करके यहां पर लिखते हैं। माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश स्मॉल q हवा या निर्वात में स्थित है। हवा या निर्वात में स्थित है। ठीक, माना इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये देखिए साफ साफ हमने बता दिया कि क्या दिया है, उसके बाद क्या पूछा है। ठीक,
तो चलिए अब आइए, आपको अब देखिए यहां से समझने का प्रयास करिए कि बताइए आपको क्या निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन बताएगी? इसका आंसर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बता पाएगी। तो आइए किससे पूछा जाए, हम लोग नहीं बता पाएंगे, कौन बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बताएगी। तो आइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पूछा जाए। तो मैं उसके पास गया, हमने कहा तुम कौन हो, कौन हो तुम? उसने बताया मैं हूं F/Q0। अभी कल एक ही बात आपको याद होगा, कल हमने बताया था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ने कहा कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो पहले जाकर के बल का मान निकालो, बल निकालो, तब उसके बाद मेरे पास आना। अब उसके बाद हमने सोचा कि देखो बल तो हमेशा दो आवेशों के बीच लगता है, लेकिन यहाँ पर आवेश की संख्या कितनी है? एक है। इसीलिए हमने क्या किया कि एक दूसरे आवेश को, वही अभी हम आपको पढ़ा के आ रहे हैं, परीक्षण धनावेश। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र का मान कौन बताएगा? वैद्युत क्षेत्र का मान वैद्युत क्षेत्र ही बताएगा। तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं हूं बराबर F/Q0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ने कहा अगर मेरा मान निकालना चाहते हो तो पहले किसको पता करो? बल को पता करो। अब फिर समस्या हो गई, बल हमेशा दो आवेशों के बीच लगता है, लेकिन यहाँ पर आवेश की संख्या कितनी? एक है। इसका मतलब एक और आवेश हमें चाहिए। अब बताओ आपको प्रयोग करना है, किसको लेके प्रयोग करोगे? वही आपके अपने पुराने वाले Q0। तो हम एक काम करते हैं कि परीक्षण धनावेश Q0 को ला करके हमने बताओ P पर रख दिया, ठीक। अब यहां पर हम लिख रहे हैं कि माना कोई परीक्षण धनावेश, माना कोई परीक्षण धन आवेश Q0 बिंदु P पर स्थित है। कहां पर बोलो? बिंदु P पर स्थित है, बिंदु P पर स्थित है। अब आप हमको बताइए, बोलिए इन दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। उस बल का सूत्र जो है कौन बताएगा? कूलॉम बताएंगे। अब हम कह सकते हैं दोनों बिंदु आवेशों के बीच, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर, बताइए बल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 Q × Q0 अपान कितना? R का स्क्वायर। आया? ये है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलॉम के नियम से। अब आप एक काम करो, जरा Q0 को नीचे ले आओ। अब आपका आ जाएगा F बटे बोलो Q0, ये आपका आ जाएगा 1/4πε0 × Q बटे R का स्क्वायर। आया? अब आप जरा हमको बताइए F/Q0 कौन है? यही है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको किससे लिखते? E से। ये देखिए आ गया सूत्र E बराबर 1/4πε0 × Q बटे R का स्क्वायर। ये है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या सूत्र आ गया? 1/4πε0 Q बटे R का स्क्वायर। अब आपको हम बताते हैं, सुनिए, ये देखिए, अब आपको दिशा बता दें। ये चूंकि धनावेश है तो धनावेश का वैद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर होता है, तो ये वाला प्लस है, इसका जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा बताओ प्लस से दूर। ये है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा। आज हमें इसी की क्या करनी थी? गणना करनी थी। सूत्र आपका आ चुका है 1/4πε0 Q बटे R का स्क्वायर। 2-3 लाइन का निबंध था, तो निबंध सबको समझ में आ गया? जल्दी से कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फॉर्मूला आपका आ गया। अब चलिए आपको कुछ छोटी मोटी हम 4-5 बातें बताते हैं, ठीक है? एक एक करके देखें। तो सबसे उसी के बाद पहला पॉइंट आपका ये है, तो हमने आज क्या सीखा? ये देखिए, माना कोई बिंदु आवेश Q है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। माना कोई बिंदु आवेश Q है, ठीक है? माना इससे R दूरी पर, माना इससे कितनी दूरी पर? माना इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, माना इससे R दूरी पर कोई बिंदु कौन है? P है, P। समझ गए ना? आप चूंकि ये प्लस है, प्लस का वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होगा, ये होगा E, और E का सूत्र आप निकाल चुके हैं। E बराबर आया है 1/4πε0, उसके बाद Q बटे R का स्क्वायर। यही आज हमने सीखा।
इतना देर निर्भर करने के बाद हमारे हाथ क्या लगा, यही चीज हमने सीखा है कि किसी भी आवेश q को अगर हम कहीं रख देंगे वह अपने से r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये प्लस है कि इसके वैद्युत क्षेत्र दिशा प्लस से दूर है, इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r का स्क्वायर। अब आगे देखें, अब हमने मान लिया ये माइनस q आवेश है, ये देखिए अब हमने मान लिया ये कौन है, माइनस q आवेश है, माइनस q माना, ये देखिए माइनस q आवेश है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक। अच्छा उसके बाद माना इससे r दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, माना इससे r दूरी पर कोई बिंदु फिर भी है, या इस बिंदु को क्यों मान लेते हैं, इस बिंदु को क्यों मान लेते हैं, ठीक है। अब सुनिए, माइनस का वैद्युत क्षेत्र माइनस की ओर होता है, इसका वैद्युत क्षेत्र यहां पर बताओ किधर होगा, ये देखिए माइनस की ओर होगा, ये है वैद्युत क्षेत्र बताओ कैपिटल E, और मान आपका वही रहेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q बटे r का स्क्वायर। ये दोनों का सूत्र वही रहेगा, प्लस है तो दिशा प्लस से दूर होगी, अगर माइनस है तो दिशा माइनस की ओर होगी। इसका मतलब ये हुआ, अब हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के सूत्र में, वैद्युत क्षेत्र के सूत्र में आवेश का मान, वैद्युत क्षेत्र के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते, आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते, केवल आवेश का मान रखेंगे। ये आपका पहला पॉइंट था, आपने सीखा अगर धन आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र धन आवेश से दूर होगा, अगर ऋण आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र बताओ ऋण आवेश की ओर होगा। बताओ क्लियर है पूरी बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आपका पहला पॉइंट था, ठीक। चलिए अब इसके आगे देखिए पॉइंट नंबर 2, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे आप। अब आप उसके बाद देखिए नंबर 2, चलिए दूसरा पॉइंट ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। दूसरा पॉइंट है, मैं यहाँ लिख रहा हूं कि जब बिंदु आवेश हवा या निर्वात में, जब बिंदु आवेश कहां है, हवा या निर्वात में है, हम यहां से कह सकते हैं ई एयर, हवा में वैद्युत क्षेत्र क्या सूत्र आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। अब मैं कह सकता हूं जब बिंदु आवेश किसी माध्यम में, जब बिंदु आवेश कहां है, किसी माध्यम में है, ठीक। तो जब बिंदु आवेश किसी माध्यम में है, अब हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र का मान ई मीडियम बराबर, बोलो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, उसके बाद q बटे कितना r का स्क्वायर, ठीक। अब यहां से आपका आ जाएगा ई मीडियम बराबर, एक काम करिए 1/k को जरा पीछे ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q बटे कितना r का स्क्वायर। अब बताइए इनको पहचानते हो, ये आपके अपने कौन है, ई एयर है। अब यहां से आ जाएगा ई मीडियम बराबर, ई मीडियम बराबर ये आ जाएगा ई एयर अपान के, ये होता है माध्यम में वैद्युत क्षेत्र और हवा में वैद्युत क्षेत्र में संबंध। यही बात में भी हमने बताया था कि यफ मीडियम बराबर हुआ करता था यफ एयर बटे के, याद आया आपको कि नहीं याद आया? अब चूंकि देखिए हम आपको पढ़ा चुके हैं चूंकि के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसलिए ई मीडियम का मान हमेशा छोटा होगा, बताओ किससे, ई एयर से। इसको याद रखिएगा, माध्यम का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा छोटा होगा, बताओ कहां से, हवा के वैद्युत क्षेत्र से हमेशा छोटा होगा। बताओ क्लियर है? तो कितने पॉइंट हुए, 2 पॉइंट आपके हो गए। ई मीडियम बराबर होता है ई एयर बटे ए। इस पे छोटे मोटे 1 नंबर के बहुविकल्पी या अतः प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको ये पता रहेगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। अब आपको हम तीसरा पॉइंट बताते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिए। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखिए ध्यान से। पॉइंट नंबर 3 में क्या है समझिएगा। देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है कि बराबर 1/,
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर। यहां से हम कह सकते हैं E समानुपाते 1 बटे आर का स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान लगातार घटेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप आवेश से दूर जाएंगे उसका वैद्युत क्षेत्र लगातार घटता जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आप अपने घर से दूर जाते हैं, आप अपना घर परिवार छोड़कर इलाहाबाद में हैं, आप अपने घर से दूर हैं, तो यहाँ पर आपका क्षेत्र बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर है। इसलिए यहाँ पर किसी से बिल्कुल मारपीट ना करें, उलझे नहीं। तो जैसे जैसे आप अपने घर से दूर जाएंगे आपका वैद्युत क्षेत्र लगातार कम होता जाएगा। इसका मतलब अब मैं कह सकता हूं कि दूरी बढ़ने से वैद्युत क्षेत्र, या देखिए दूरी बढ़ने से वैद्युत क्षेत्र, दूरी बढ़ने से वैद्युत क्षेत्र लगातार घटता है। दूरी बढ़ने से वैद्युत क्षेत्र लगातार घटता है। अब बताइए R बराबर अनंत पर, R बराबर अनंत पर जब आप चलते चलते पहुंच जाएंगे R बराबर अनंत पर, ये इंप्लाई करेगा मतलब यहां अनंत रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र बताओ E बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। अभी आप कश्मीर में चले जाइए, कश्मीर में आपका क्षेत्र 0, वहां पर आपको कोई जानने वाला नहीं है, क्योंकि कश्मीर आपके लिए अनंत पर हो गया। तो अनंत पर जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो गया? 0 हो गया। याद रखिएगा, दूरी बढ़ने से वैद्युत क्षेत्र का मान लगातार घटता रहता है। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, सब याद रखिएगा। चलिए चौथा पॉइंट आपको बताते हैं। चौथा पॉइंट सुनिए, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कोई बिंदु आवेश क्यू है, एक बिंदु आवेश क्यू है, यह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। तो बताइए यह जो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बोलिए वो एक समान होगा कि असमान होगा? यह अपने चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बोलिए एक समान होगा कि असमान होगा? इसका जवाब है वैद्युत क्षेत्र। बताइए क्या होगा? एक समान क्या समान? आंसर असमान। क्यों? अरे अभी अभी मैं आपको बताया कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र लगातार घटता जाएगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मान लिया 100 है, यहाँ पर आपका 90 होगा, यहाँ पर 80 होगा, यहाँ पर 70 होगा, यहाँ पर 60 होगा। ऐसे चलते 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 जब आप पहुंच जाएंगे अनंत तक, वहां पर वैद्युत क्षेत्र बताओ E बराबर 0 हो जाएगा। तो बताइए प्रश्न पूछा गया था, 1 नंबर का प्रश्न आया था, बहुविकल्पीय प्रश्न। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है नंबर 1 एक समान, नंबर 2 असमान, नंबर 3 दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या जवाब होगा? आंसर होगा असमान। असमान। आपने बताओ क्या सीखा इस पॉइंट से? चौथे पॉइंट में आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? मैं सीधे लिखूंगा कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। सॉरी, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? असमान होता है। ठीक, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? असमान होता है। बोलिए भाई कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट आपके हो गए। उसके बाद आप देखिए पांचवें में हेडिंग लिख रहा हूं E तथा R के बीच ग्राफ। पांचवें में E तथा R के बीच में एक छोटा सा ग्राफ आपको बताने जा रहा हूं। ग्राफ देख लें। देखिए थोड़ा सा मैथ की बात कर ले, ठीक है? मैथ के जो लोग होंगे आपको पता होगा, जानते हैं तब भी ठीक है, ना जानते हैं समझ ले। देखें एक आपका होता है, आपने पढ़ा होगा अतिपरवलय। अतिपरवलय हाइपरबोला आपने पढ़ा होगा कि एक समकोणिक अतिपरवलय होता है, उसका समीकरण होता है x y बराबर c का स्क्वायर। ये है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समकोणिक अतिपरवलय। c कोई नियतांक है, अगर हम c का मान 1 मान लें, मान लो c बराबर 1 रख देते हैं, तो आपका x y बराबर 1, यहां से y बराबर आपका होता है 1/x। ये है आपका समकोणिक अतिपरवलय। इसका ग्राफ बनता है ऐसे। ये देखिए ये इधर बनता है, उसके बाद इधर भी बनता है, दोनों तरफ। ये आपका समकोणिक अतिपरवलय है, ठीक है? तो यहां से आपको एक जानकारी बता दें कि कोई भी सूत्र, चाहे आपका y बराबर 1/x हो, y बराबर 1/x का स्क्वायर हो, y बराबर 1/x का क्यूब हो, y बराबर 1/x की पावर 4 हो,
इस तरीके के दुनिया में जितने भी समीकरण हो सबका ग्राफ आपका यही बनेगा, ये ऐसे बनेगा। चाहे एक बटा एक्स हो, चाहे एक्स स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, 5 हो, चाहे वो 7 हो, 8 हो, चाहे जितने घात हो, सबका ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब आइए हम लोग ग्राफ बना करके दिखाते हैं। चलिए देखें, ग्राफ बना करके आपको दिखाते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। आइए देखें, तो बनाते हैं। ई बराबर होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर का स्क्वायर, यहां से ई समानुपाती बोलो भाई 1 बटे आर का स्क्वायर आया। ये देखो वही आपका बना के नहीं बना। अब आइए देखिए ग्राफ आपको बना के दिखा दे। एक ग्राफ याद रखिएगा, बहुत काम का ग्राफ है। ये देखिए आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। x अक्ष पर हमने लिया है r को, y अक्ष पर हमने लिया है इसको e को। ये देखिए ग्राफ आपका बनेगा ये यूं। ग्राफ का हिंदी में नाम है अतिपरवलयाकार। अतिपरवलयाकार, अंग्रेजी में हाइपरबोला। अंग्रेजी में आपका आ जाएगा हाइपरबोला। ये ग्राफ है ई तथा आर के बीच का ग्राफ है। बताओ कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हमने आपको एक एक करके बताया। जितने पॉइंट हमने आपको बताया सब याद रखिएगा, सब महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। ई तथा आर के बीच का ग्राफ बताओ कैसा आया? अतिपरवलयाकार आया। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप आगे से दूर जाएंगे उसका वैद्युत क्षेत्र लगातार घटता जाएगा। क्लियर है? चलिए नोट कर ले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक हो गया। अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में जो है लेक्चर नंबर आपका जो है 14 उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। निबंध आप तैयार कर डालिए। इसके आगे अभी बहुत सारे निबंध इस अध्याय में, कम से कम 6, 7, 8 निबंध है, एक एक करके सब आपको करवाएंगे। तो आप उम्मीद आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, पीछे जितना पढ़ाएगा आवेश, कूलाम का नियम, जितनी बातें हैं सब बढ़िया से तैयार कर डालिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।